वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर 2 का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। लास्ट हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, उसका इफेक्ट जो है वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो लास्ट में हमने डिस्कस किया था। ओके, नाउ प्रोसीड फर्दर। The law of DMU, law of diminishing marginal utility। अब the law of DMU states what, कि कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, वो कमोडिटी को आप जितना कंज्यूम करते जाओगे, जितना कंज्यूम करोगे, as you are consuming more and more successive units of any particular X commodity, its utility goes down, its satisfaction level, satisfaction उसका क्या होगा, डाउन जाता जाएगा। आपने से फॉर एग्जांपल 1 कप ऑफ टी कंज्यूम किया, 2nd कप ऑफ टी कंज्यूम किया, 3rd कप ऑफ टी कंज्यूम किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, यूटिलिटी लेवल डाउन जाएगा। 4th कप ऑफ टी आपको ऑफर किया जाएगा, आप इमीडिएटली हाथ जोड़ दो कि नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए। मींस दिस इज व्हाट, ये गॉसन्स लॉ क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट गॉसन ने इन्वेंट किया था। इसलिए हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया है कि कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट, बेसिकली मेजर हो सकता है, कार्डिनल यूटिलिटी मेजर हो सकता है। मेजर किसमें, 1 यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, इज दैट क्लियर। लाइकवाइज कि 4th यूनिट कंज्यूम किया, 5th यूनिट कंज्यूम किया, तो यूनिट वाइज जो है आप उसको मेजर कर सकते हो। अब जितना यूनिट आपने ज्यादा कंज्यूम किया, उतना यूटिलिटी आपको ज्यादा डिराइव होता है। अब ये जो थियरी है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो आपको जब भी आप लिखते हो, व्हेनेवर यू आर राइटिंग एट दैट टाइम, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डीएमयू लिखना है। ओके, सेकंड उसके एजम्पशंस, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि एजम्पशंस मींस व्हाट, एजम्पशन। 3rd टेबल and diagram, and 4th observation। ओके, इतना जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा whenever you are writing the theory in the paper। ओके, तो अगर ये जो ये क्वेश्चन जो वो 6 मार्क में पूछा जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डीएमयू, एजम्पशन, टेबल एंड डायग्राम एंड ऑब्जर्वेशन, इतना प्रॉपर्ली लिखोगे तो आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेगा। It is simple. Another thing is what, मैं मेरे क्लास में भी बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, और ये वीडियो में भी डिस्कस कर लेता हूँ, कि जो भी फिगर्स आपको जिस बुक में दिए हैं, क्लास में जो भी बुक्स रेफर हो रहा हो, उसमें जो भी टेबल में फिगर्स दिए हैं, you just stick to that figures only during examination। अपने हिसाब से इकोनॉमिस्ट बनने की ट्राई मत करना। ओके, बुक में जो टेबल में फिगर्स दिया है वही फिगर्स आपको एग्जाम में लिखना है, then only the theory will prove right। हम ये टेबल एंड डायग्राम क्यों लिखते हैं, why we are writing table and diagram, to prove the theory। is that clear? थियरी को प्रूव तो करना पड़ेगा, ओके, कि ये थियरी जो है वो किस हिसाब से सही है, what are the measures, what are the arguments, on that basis। okay, now proceed further। what is the law of DMU, concept of the law of DMU, जो मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया। the law of DMU states what, कि जितना आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे, as and when you are consuming more and more successive unit of X commodity, its utility start diminish on every additional unit you consume। जितना यूनिट आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, उतना ही उसका यूटिलिटी जो है वो डाउन जाता जाएगा।
दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज. ओके, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी हो, दैट इज व्हाई हमें ये डिसाइड करना है एट व्हाट पर्टिकुलर लेवल द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी जीरो. Marginal utility zero हुआ, it means what? Now consumer don't want to consume any particular commodity. एक भी यूनिट जो है वो कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं है. Is that clear? तो कोई भी बिजनेस है, कभी भी आप ये कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस पे या प्रोडक्ट पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, every businessman wants that the marginal utility of my product will never ever be zero. कोई ये नहीं चाहता कि मेरे प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए. क्यों? क्योंकि जैसे जीरो होगा इमीडिएटली उसका सेलिंग जीरो हो गया. समझ में आया? कंज्यूमर डोंट वांट टू कंज्यूम दैट कमोडिटी एनीमोर. इज इट क्लियर? सो नाउ प्रोसीड फर्दर. कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया, एग्जांपल डिस्कस हुआ. अब इसके assumptions of the theory. So what are the assumptions? Assumption means what? On which particular ground the theory will prove right? कौन से सिचुएशन में ये थियरी एप्लीकेबल है? ओके, in every particular situation theory may not applicable. जरूरी नहीं है कि हर बार ये theory applicable हो. Is that clear? That is why economists, whenever they present the particular theory as per their analysis, they list out some assumptions. तो assumption जो है वो हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं. The first and foremost assumption is cardinal measurement of utility. Cardinal measurement of utility. Cardinal measurement means what? कि 1, 2, 3, 4 आप मेजर कर सकते हो. अगर से फॉर एग्जांपल मैंने 4 से 5 कप कॉफी के कंज्यूम किए, ओके, then you can measure the utility in quantity basis. That is called cardinal measurement. 1, 2, 3, 4. ओके, अब हाईएस्ट अगर मैंने 4 कॉफी के कप कंज्यूम किए हैं, ओके, तो मेरा यूटिलिटी जो भी मुझे डिराइव हुआ वो 4, और दूसरे जो है भाई सिर्फ 2 कप ही मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, तो मुझे जो यूटिलिटी कॉफी कंज्यूम करने से मिला वो ज्यादा है. इज दैट क्लियर? लाइकवाइज वी कैन मेजर इजीली. so cardinal utility measure. Second particular assumption is monetary measurement of utility. Monetary measurement of utility means what? It is measured in terms of money. कितना पैसा मैं पे करने के लिए तैयार हूं. से फॉर एग्जाम्पल 2 कॉफी डिफरेंट ब्रांड का है, ओके, से फॉर एग्जाम्पल टाटा कॉफी ले लेते हैं, ओके, एंड दूसरा नेस्ले. ओके, अब टाटा जो है, टाटा हमारे देश का ब्रांड है, तो उसका ये एग्जाम्पल अच्छा रहेगा. ओके, तो टाटा जो है, टाटा का प्राइस अगर ज्यादा है, बट स्टिल आई विल पे फॉर इट. जो मैं ये एग्जांपल में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, फील किया है, उस हिसाब से ले रहा हूँ. ओके, आप भी ये देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि टाटा का जो क्वालिटी है वन ऑफ द बेस्ट है नेस्ले की कंपैरिजन में. इज इट क्लियर? एंड सच में अगर टाटा का प्राइस नेस्ले से ज्यादा है, then maximum people, those who are quality conscious, they are ready to pay for it. क्योंकि नेस्ले में जो है वो डस्ट ज्यादा आता है, टाटा में जो है वो डस्ट नेग्लिजिबल परसेंटेज पे आता है. समझ में आया? उसका जो दाना जो है, दानेदार कॉफी टाटा की मिलती है. समझ में आया?
So likewise, at what amount of money you are ready to pay for it. अगर आप ज़्यादा पैसा है और वो भी आप पे करने के लिए तैयार हो, it means that you are getting more utility by consuming the product itself. Third particular point, standard unit of measurement. Standard unit of measurement. एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, मींस व्हाट, कि अगर कॉफी है तो कप ऑफ कॉफी, टी है तो कप ऑफ टी, इज दैट क्लियर? अगर पानी है तो ग्लास ऑफ वाटर, इज दैट क्लियर? अब से फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट मींस व्हाट, कि वर्ल्ड लेवल पे जो एक्सेप्टेड हो वो, समझ में आया? आइसक्रीम का कंपैरिजन करते हो तो एक सिंपल कप ऑफ आइसक्रीम, स्कूप ऑफ आइसक्रीम जो बोलते हैं ना, ओके, तो एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी होना चाहिए, इज दैट क्लियर? फिर बॉक्स ऑफ आइसक्रीम ऐसा आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, इज दैट क्लियर? तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, दैट ईच एंड एवरीवन शुड एक्सेप्ट इट, इज दैट क्लियर? ग्लास ऑफ वाटर की जगह ऑफ वाटर वो नहीं होना चाहिए. देन फोर्थ वन, कंटिन्यूस कंजम्पशन. Continuous consumption, yes. ऐसा नहीं करना है कि भाई ये जो whenever we are applying this particular law, at that time we should never ever consider as like कि सुबह कॉफी पिया, फिर दोपहर को कॉफी पिया, फिर शाम को कॉफी पिया, फिर रात को कॉफी पिया. हाँ अभी भी जितनी भी कॉफी आपको पूरे दिन मुझे दो, मैं पियूंगा. ऐसे नहीं. At a time continuous consumption, तब जाके ये लॉ जो है वो प्रूव होता है. Is it clear? Between the consumption of two units, there should never ever be much more time will be taken. Is that clear? So continuous consumption. Then uniform quality of the commodity. Yes. Uniform quality of the product or commodity, जो भी आप लिखना लिख सकते हो. यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? मैंने जैसे बोला कि से फॉर एग्जांपल आप 2 कप जो है वो टाटा कॉफी के दोगे और तीसरा जो है वो नेस्ले का दोगे, तो ये क्वालिटी चेंज हो जाएगा. क्वालिटी चेंज हो जाएगा, देन दिस पर्टिकुलर लॉ मे नॉट प्रूव. ये लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, को प्रूव नहीं होगा. इज दैट क्लियर? तो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए टिल द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल सक्सेसिव यूनिट्स. कि मेरा कैपेसिटी अगर 5 कप पीने का है, ओके, तो टिल द 5 कप आई कंज्यूम द सेम पर्टिकुलर क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी मुझे मिलना चाहिए, तभी जो है वो लॉ ऑफ डीएमयू प्रूव होगा. Is that clear? This is the condition. Then sixth one में marginal utility of rupee remains constant. Marginal utility of rupee remains constant. अब ये थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देना प्लीज. कि इन्फ्लेशन कंट्री में, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में प्राइस जो है, कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होते डिक्रीज होते हैं. इज इट क्लियर? अब जनरली देखा जाए तो एवरी ईयर द मनी वैल्यू डिमिनिश. मनी वैल्यू क्या, रूपी वैल्यू क्या होता है, डाउन जाता है. कि आज से फॉर एग्जांपल अगर एक्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक्स प्रोडक्ट का अगर 20 रुपया है मार्केट में, ओके, तो 5 साल के बाद ये प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट खरीदने में क्या 20 रुपया ही होगा? नहीं, 30 रुपीज और मोर देन दैट, या उससे ज्यादा हो सकता है. समझ में आया? तो 30 रुपए से ज्यादा हो सकता है प्रोडक्ट का प्राइस. इज दैट क्लियर? मींस कि वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मुझे ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? दैट इज
रुपी वैल्यू डिमिनिश, रुपी वैल्यू डाउन गया। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रुपी रिमेन्स कांस्टेंट। 1 रुपया इकोनॉमी में स्पेंड करके मुझे जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन के साथ कंपैरिजन करना है। बाय स्पेंडिंग 1 rupee whatever commodity and level of satisfaction I derived, that rupee value will remain constant till the end of the consumption of all successive units. फर्स्ट कप ऑफ टी का मैंने 50 रुपया दिया, दूसरे कप ऑफ टी का मैंने 50 दिया, तीसरे कप ऑफ टी का मैंने जैसे डायरेक्टली उसका 60 और 70 हो गया, तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? तो प्राइस जो है, प्राइस इक्वल रहने चाहिए। मींस प्राइस जो है उसमें प्राइस, यहां पे ऐसा टाइटल नहीं दिया प्राइस मस्ट बी इक्वल, नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी रिमेन्स कांस्टेंट। समझो ये इन्फ्लेशन की बात हो रही है यहां पे। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर में ऐसा लिखते हैं प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अरे भाई प्राइस की बात नहीं है, ये असम्पशन नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रुपी रिमेन्स कांस्टेंट, इन्फ्लेशन की बात है कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अगर प्राइस में, मनी वैल्यू में चेंज होता है तो प्राइस में चेंज होगा ही होगा। आपका प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा पहले जितना, लेकिन फिर भी प्राइस ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो एट दैट टाइम प्राइस कंज्यूमर ज्यादा पे करते हैं, सेटिस्फेक्शन उनको सेम मिलता है। कंज्यूमर जो है वो ऐसा सोचेगा कि पहले से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन तो उतना ही है। तो प्राइस इज मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? टारगेट क्या है? Marginal utility should be more than price. Is that clear? Simple. आप लोगों ने जुलूबार नहीं, हाँ यस जुलूबार, हेवमोर का जुलूबार आप लोगों ने कंज्यूम किया होगा। Is that clear? मैं आपको बात कर रहा हूँ 1993-94 का। ओके 1993-94 में मैं जब छोटा था तब मैं ये कंज्यूम करता था। ओके तो लोग ऐसा बोलते थे बहुत ही महंगा आता है। ओके लेकिन मुझे पहले से ये मेरा फेवरेट है। तो कितना था? 15 to 14 रुपीस, 14 से 15 रुपए का मिलता था। ओके एंड आई वॉज हाईली सेटिस्फाइड। ओके मेरा फेवरेट था। अब वही टेस्ट मुझे आज भी मिलता है। ओके लेकिन उसका प्राइस कितना है? 50 रुपीस। हेवमोर का जुलूबार। ओके तो 50 रुपया है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। इज इट क्लियर? आज भी मैं सेटिस्फाइड हूं लेकिन 50 रुपया जो है मेरा परचेसिंग पावर भी तो बढ़ गया। समझ में आया? मिडल ऑफ दैट से फॉर एग्जांपल 15 में से अगर 25 रुपया हुआ होगा, एट दैट टाइम people start comparing that कि हमें सेटिस्फेक्शन तो उतना ही मिलता है लेकिन इसका 10 रुपया तो बढ़ गया, 15 में से 25 रुपया हो गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द रुपी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके अब जब भी ये लॉ प्रूव होगा एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द प्राइस। प्राइस के हिसाब से 1 रुपए में कितना यूटिलिटी डिराइव होता है उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा, एंड व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द प्रोबेबल फिगर द पर्टिकुलर कंज्यूमर इज डिराइविंग। ओके एंड सातवां पॉइंट है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। मींस कि प्राइस एंड इनकम दोनों फिक्स है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आया? एंड परचेसिंग पावर विल नॉट इवन चेंज। ओके आप ऐसा भी लिख सकते हो कि परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर विल रिमेन्स कांस्टेंट।
ये भी आप assumption में लिख सकते हो, परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर विल रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी assumption में आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो प्रोबेबल फिगर्स में लेता हूँ टेबल के, ओके। से फॉर एग्जांपल यूनिट्स कंज्यूम्ड, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ओके, टोटल यूटिलिटी and marginal utility, okay. This is on the basis of probable figures. Probable figures means कि satisfaction level आप मेजर नहीं कर सकते हो, समझ में आया? ये कोई स्टेथोस्कोप नहीं है कि दिल की धड़कन नाप ली जाए, समझ में आया? कि पल्सेस जो है वो नापा जाए, ये कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में कि गले में लगा दिया तो सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है कंज्यूमर का वो पता लग जाएगा, नहीं, वो झूठ भी बोल सकता है। इज इट क्लियर? सो वी आर कंपेयरिंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ what particular amount they are ready to pay for it, how repeatedly they are consuming our product, on that basis हम rough statistic apply कर सकते हैं। हाँ भाई कंज्यूमर satisfied है, तभी ना तभी तो हमारा ad देख के बार बार परचेज हो रहा है और इतना में सेलिंग हो रहा है। Is that clear? Likewise, we are applying the law of BMU on particular individual consumer. तो यहाँ पे probable figures है and that figures are also known as utils, जो utility measure करते हैं, that is why it is known as utils. Is that clear? Now proceed. Say for example, first unit consume करके आपको total utility derive होता है 10, okay? अब second unit मैंने consume किया, okay? तो utility जो है मेरा बढ़ेगा, say for example 19, ओके। उसके बाद मैंने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो 25, ओके। फिर मैंने चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो मिलता है 29, ओके। फिर मैंने पांचवा यूनिट कंज्यूम किया तो से फॉर एग्जांपल थोड़ा यूटिलिटी डिमिनिश होगा 33, ओके। फिर 6th यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो 33, ओके। फिर 7th यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो डायरेक्टली 31। इज दैट क्लियर? अब मार्जिनल एडिशनल यूटिलिटी कितना डिराइव हुआ वो देखते हैं, उसमें डैश आएगा 9, डिफरेंस 25 माइनस 19 6, फिर 29 माइनस 25 4, ओके। फिर 33 माइनस 29 तो 4, फिर 0, उसके बाद -2, मीन्स कि यहां तक ही कंजम्पशन पॉसिबल है। इज इट क्लियर? 60 यूनिट कंज्यूम करके कंज्यूमर मना बोल देता है। सिंपल वी कैन अप्लाई दिस। कहां पे ये एप्लीकेबल है मैं आपको समझाता हूं कि बहुत सारी आप ऐड देखते होंगे, डिटर्जेंट पाउडर का एग्जांपल लेते हैं। टाइड जब लॉन्च हुआ, ओके, तब उसका एक सिंपल फ्रेग्रेंस आता था, ओके। फिर जैसे 3-4 साल हो गए उसके बाद दे स्टार्ट लॉन्चिंग द टाइड वॉशिंग पाउडर विद डिफरेंट फ्लेवर्स। उसमें जो है वो कहते हैं ना डिफरेंट फ्रेग्रेंस में सैंडल फ्रेग्रेंस, ओके। फिर वो मोगरा वगैरह जो है वो डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ फ्रेग्रेंस के साथ जो है वो लॉन्च किया। मींस व्हाट दे ऐड यूटिलिटी इन द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? व्हाट दे डू, दे ऐड यूटिलिटी इन द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो कंज्यूमर को थोड़ा चेंज लगेगा कि नहीं कुछ चेंज हुआ है। इज इट क्लियर? एंड अगेन कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे फॉर इट। मींस कि marginal utility should be more than price जो भी वो पे करते हैं उससे ज्यादा marginal utility होना चाहिए। जियो का यही गेम प्लान है, that is why मुकेश भाई का प्रोडक्ट मार्केट में दमदार चलता है। Always marginal utility is more than price, okay? जो डेटा कंपनी पूरे 1 महीने का देता था, ओके, वही डेटा वही प्राइस पे हर रोज का
30 डेज का डेटा प्लान प्रोवाइड करती थी, 2 GB 3 GB या जो भी, ओके, वो डेटा, द सेम पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ डेटा पर डे अवेलेबल हुआ, ओके, ऑन द सेम प्राइस। तो यू जस्ट इमेजिन मार्जिनल यूटिलिटी कितना हाई हो गया प्राइस की कंपैरिजन में। समझ में आया? दिस इज द गेम। ये लॉ ऑफ डीएमयू यहां पे अप्लाई हो रहा है। इज दैट क्लियर? ये क्या रहा होगा? क्लियर? तो यहां पे जो है देखो, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स पॉजिटिव, MU falls positively, then remains constant, and become negative. Is that clear? So this was the law of DMU, okay. एंड आप जो है उसका कंपैरिजन के मेजरमेंट लिख सकते हैं। मेजरमेंट में सिर्फ इतना ही होगा कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, TU एंड MU कंपैरिजन, ओके। तो फर्स्ट कंपैरिजन क्या है? फर्स्ट कंपैरिजन मींस इन द इनिशियल फेज the marginal utility falls positively whenever the consumers start consuming the product. At that time, marginal utility falls positively on every successive units of consumption of the particular product. Then after, it remains constant, and in the third phase it becomes zero and negative. लेकिन यहाँ पे लिखना क्या है? When the marginal utility is zero, at that time total utility is highest and constant. देखो इसमें देखो highest है 33, ओके, एंड कांस्टेंट भी है, तब जाके ये जीरो हुआ, हाईएस्ट एंड कांस्टेंट। इसीलिए डायग्राम में जो है वो इस तरह से ड्रॉ करके दिया है। मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। ये टोटल यूटिलिटी, ओके, एंड यहाँ पे ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। तो ये जब हाईएस्ट है तब ये जीरो पे है। समझ में आया? हाईएस्ट एंड कांस्टेंट, एट दैट टाइम इट इज जीरो। तो ये जो है वो डायग्राम के साथ प्रूव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये फिगर्स जो है डायग्राम के साथ प्रूव होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे और तभी पता लगेगा सामने वाले को कि भाई आपको थियरी पूरा का पूरा समझ में आ गया, ओके। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, ओके। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, आप कमेंट्स में जो भी आपको चैप्टर नेक्स्ट चाहिए वो चैप्टर आप लिख सकते हो। एंड मेरा जो एक सीरीज चल रहा है मैनेजमेंट एंड कॉमर्स फॉर एवरीवन, वो सीरीज में मैं केस स्टडी डाल रहा हूँ, तो वो भी आप देखना, शेयर करना। द लास्ट वीडियो जो आपने देखा था सीरीज का केस स्टडी ऑन आमिर खान मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो ऐसे ही आपको वीडियो भी जो है वो सीरीज में मिलते जाएंगे, ओके। चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।